नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू फैमिली पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय किए। जाहिर है कोर्ट के इस आदेश से एक तरह से पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों की फांस में फंस गया है। अब इसकी जांच भी होगी और कोर्ट में ट्रायल भी चलेगा। हालांकि लालू एंड फैमिली ने आरोपों से इनकार किया है और ट्रायल फेस कर निर्दोष साबित करने की बात कही है, लेकिन समय को लेकर सवाल उठाए हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में कोर्ट का यह फैसला लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ पूरे परिवार की कानूनी मुश्किलें बड़ी हैं, तो वहीं एनडीए इस मुद्दे को जोर शोर से चुनावी मैदान में भुना सकता है। अब सवाल उठता है कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीति पर क्या असर होने वाला है, चुनावी सीन कितना बदलेगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। समय आता है तभी इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। और चल इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है पंकज मीणा जी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पंकज जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरह से अब आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर आरोप तय कर दिए गए हैं लालू परिवार के लिए, क्या आपको लगता है कि आरजेडी की जो राजनीतिक रूप से बात की जाए, क्योंकि चुनाव सामने है, ये बड़ा झटका है आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए, और क्या जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए के साथ इस चुनाव में जाएगी? कितना असर होगा इसका? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले अगर हम 10-15 सालों में देखें तो विशेषकर बिहार, यूपी जैसे जो राज्य है, जो कभी जातीय राजनीति के आधार पर ही निर्णय हुआ करता था, वहाँ आज मोदी जी के युग के अंदर विकास की राजनीति हावी है। और उसी का परिणाम है कि चाहे पिछले चुनाव में देखें या उससे पहले देखें, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के घटक दल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और सरकार के अंदर लगातार बने हुए हैं। और साथ में ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि लालू यादव परिवार, जिसने एक बरसों तक वहां पे बिहार के अंदर अराजकता फैला रखी थी, जंगल राज में बना रखा था, और जिन्होंने केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का संपन्नता बढ़ाने के लिए जिस पर अकूट संपत्ति बनाई, उसके खिलाफ भी आज वहां बिहार की जनता खड़ी है। और देखा जाए तो उनके बाद एक जो घोटाले उनके सामने आए, और जिस प्रकार से चारा घोटाला हो चाहे पशुपालन घोटाला, उनमें उनको सजा हुई, उसके बाद तो मुझे लगता है कि लालू यादव के जो कुछ जातीय वोट है, उसके अलावा सारा बिहार उनसे छिटक चुका है। पर श्वेता, दुर्भाग्य यहाँ पे से जो सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि जो सजा याफ्ता नेता है, उसके साथ कांग्रेस क्यों चुपचाप खड़ी है, क्यों कदम से कदम उनके साथ मिला रही है? क्या कांग्रेस को भ्रष्टाचार आज इशू नजर नहीं आता? क्या जिस प्रकार से लालू यादव के युग के अंदर बिहार में जंगल राज हुआ था, आज क्या कांग्रेस उनके हर चीज के साथ खड़ी है? ये आज देश की जनता पूछना चाहती है, और यही आज इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। ठीक है, आपके लिए चुनाव का मुख्य मुद्दा रहेगा। पौरुष भारद्वाज जी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। देखिए, घोटाले होते हैं, कार्रवाइयां होती है, लेकिन बिहार बेहद अहम राज्य चुनाव के लिहाज से भी, बिहार विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुका है, तैयारियों में जुटे, कैंडिडेट फाइनल करना है, हार जीत बहुत कुछ है जिस पर ये सभी पार्टियां लगी, लेकिन इस बीच में आरोप तय हो जाना, क्या राजनीतिक दुर्भावना के तौर पर इस कार्रवाई को देखें, जैसा कि आरोप लगाया भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि आईआरसीटीसी घोटाले में जिससे आरोप तय हुए हैं, नुकसान होगा आरजेडी को, कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में? देखिए श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब से पहले जब हमने बिहार में एसआईआर पे डिबेट की थी और आपने मुझे कहा कि भाई ये ना बिहार में जो एसआईआर, जो चुनाव आयोग जो एसआईआर में काम करिए, वही काम तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, फिर क्या फर्क रहा? और हमने ये बात कही थी कि भाई काम जो भी होता है उसके पीछे उस काम को करने की मंशा क्या होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है और उसी समय लोकसभा चुनाव 2024 में हो चुके हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग जागा कि भाई हमें एसआईआर करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर आज भी मैं यही बात वापस दोहराना चाहूंगा कि देखिए कि ये आईआरसीटीसी घोटाला, जिसको कथित तौर पे घोटाला कहा जा रहा है, अभी प्रामाणिक नहीं हुआ, अभी तो इसकी ट्रायल चलेगी, आज तो इसका शुरुआत हुई है इसकी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कितना पुराना मामला है। लालू जी जब मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उस समय रेल मंत्री थे,
उस समय का चला हुआ मामला 5-10 साल वो छोड़ लीजिए, 11 साल मोदी सरकार के जोड़ लीजिए, 24 साल बाद आप ये मामला उछाल करके कोर्ट में इसको परस्यू करते हैं, इसको आप ना इसमें दबाव डालते हैं कि भाई कोर्ट जो है इसको मामले को जल्दी से चलाए। तो ये बात, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ताओं की ये बात कि हमारा ये मुद्दा जो है चुनाव में मुख्य रहेगा, इसका मतलब इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के चुनाव में खुद की बताने को के नाम पर, उपलब्धि के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैनेज करके एक बहुत पुराने प्रकरण को आज कोर्ट के पटल पे लेके आई ताकि मीडिया में उसकी चर्चा हो सके। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई भी कह रहे थे कि हम इसी को मुद्दा बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है वो प्रमाणित होती है। और श्वेता जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का और हमारी भारतीय मीडिया का भी एक प्रिय शब्द हुआ करता था, सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट आती नहीं थी और सीएजी रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी वाले उसको ऐसे लपकते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और निश्चित तौर पर मैं इस बात का स्वागत करूंगा, मैं मीडिया की बुराई नहीं कर रहा, मीडिया को निश्चित तौर पर दिखानी चाहिए, विपक्ष की हर बात दिखानी चाहिए। तो उस समय जो है मीडिया के चैनलों पे भी आए दिन कोई ना कोई सीएजी रिपोर्ट होती थी। मैं आज वापस एक सीएजी रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा जो 2024 में आई है और बिहार के संदर्भ में आई है। देखिए, इसके अंदर जो 70,877 रुपए के घोटाले की शंका सीएजी ने 2024 में बिहार के मामले में दर्शाई है। वहां पे सीएजी ने कहा कि वहां पे आपको पता होगा कि सरकारी जो भी कार्यक्रम चलते हैं, कार्य होते हैं, उनका बाद में यूसी सर्टिफिकेट जो होता है संबंधित एजेंसी को देनी पड़ती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र। उपयोगिता प्रमाण पत्र जब संबंधित एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद में अगर कोई डाउट होता है, उसकी जांच होती है, उसके बाद ही माना जाता है कि भाई कार्य पूर्ण हो गया, अन्यथा उसको घोटाले की श्रेणी में या अनियमितता की श्रेणी में रखा जाता है। बिहार में 70,877.61 करोड़ रुपए के यूसी सर्टिफिकेट अभी तक संबंधित एजेंसियों में जमा ही नहीं हुए। 22,123 करोड़ रुपए के खर्चे का वहां पर कोई हिसाब नहीं है। ये पंचायती राज, शिक्षा, कृषि आदि फंड का जो है ये डिपार्टमेंट का मामला है। 144 करोड़ रुपए का, देखिए आपको पता है कि जब हम लोग चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो बजट पेश करती है तो उसमें प्रावधान रखती है कि हमारा जो खर्चा होगा इस मद में होगा। उसमें हम लोग जो ब्याज का जो पहले की ली हुई जो रकमें होती है उसके जब ब्याज चुकाते हैं उसका भी बजट में जिक्र करते हैं कि भाई हमारा अनुमानित जो ब्याज जो है वो ब्याज पे इस साल के ब्याज की देनदारी इतनी है। तो बिहार में 2024 के अंदर 144 करोड़ रुपए का ब्याज ही नहीं दिया गया सरकार के द्वारा और 53.48 करोड़ रुपए की ऑफ बजट देनदारियां छुपाई गई। और देखिए वहां पे कोविड अनुदान के जो है भ्रष्टाचार है, वहां भ्रष्टाचार है जी, वहां पर भ्रष्टाचार है, जब ये चीजें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं इसी बात को कह रहा हूं। और ये पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रहे, ये सीएजी की जो है रिपोर्ट है। उसके अलावा देखिए शिक्षा विभाग में एक श्वेता जी मुख्य बात रह गई, मैं आपको बात बताना चाहूंगा। देखिए सबसे बड़ा घोटाला क्या होता है, अभी अडानी जी को है भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन जो है आपको पता है 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से 33 साल के लिए दे दी गई। और जब वहां पे जनता ने विरोध किया, प्रधानमंत्री जी गए तो जनता को वहां पे जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी के सामने विरोध दर्ज करने से रोका गया और इसकी हम अनुमानित लगाए तो 5,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष का ये घोटाला है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि चर्चा तो वर्तमान सरकार के घोटाले में होगी ना। आप 15 साल पहले 20 साल पहले आईआरसीटीसी की कई एफआईआर किसी ने दर्ज करवाई होगी, चाहे भावनापूर्वक कराई चाहे दुर्भावनापूर्वक दर्ज कराई। आज आपकी सरकार आप कह रहे कि पुरानी बातों को लाया जा रहा है मुद्दा, लेकिन आज के मौजूदा टाइम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर किसी की नजर नहीं है। चलिए सवाल उठाना आपका लाजमी। अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, आईआरसीटीसी घोटाला ये लालू परिवार के लिए कानूनी संकट है या राजनीतिक साजिश के तौर पर इसे देखें? जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और इसका कितना असर आपको लगता है होगा, किसके पक्ष में होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? श्वेता, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। बिल्कुल। श्वेता देखिए, पूरा चुनाव अब वोट चोरी वर्सेस भ्रष्टाचार हो चुका है। सीक्वेंसिंग हम समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आज की बात हो तो वोट चोरी वर्सेस भ्रष्टाचार। अब ये जनता को तय कर रहा है कि उसको वोट चोरी, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन कितना जनता को समझा पाता है कि वोट चोरी कितनी हुई है। और बीजेपी भ्रष्टाचार की बात, जंगल राज की बात, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र लगातार करते आई है। देखिए एक साइक समझिए, आपको याद होगा 2013 में जब नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया था तो केवल एक मुद्दे पे नरेंद्र मोदी सरकार आई थी, वो थी भ्रष्टाचार। यूपीए 2 में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, और आज तक 11 साल में कोई तथ्यात्मक रूप से नरेंद्र मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठा पाया। अब सवाल ये अडानी मुद्दा आया, राहुल की तरफ से तमाम मुद्दे आए, लेकिन कोई बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी तक नहीं आया। अब मैं आपको बताइए, देखिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बिहार में देखिए 3 चीजें, देश भर में उनके यही फॉर्मूला है। सबसे पहले उनका एक वर्ग होता है जो होता है हिंदुत्व वाला, वो एक पर्टिकुलर 100% पक्का वोट बैंक होता है, वो आपको वोट करता ही करता
करता है। ठीक है। फिर आप आते हैं नियो नेशनलिज्म पे। ये एक नया वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया है। ये वोट बैंक है जिसमें हम अमेरिका हमारा दोस्त है, दुनिया भर में भारत चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंच गया है, पूरा विश्व भारत को देख रहा है, चीन के साथ भी भारत के संबंध है, भारत के दुनिया भर में भारत का सम्मान हो रहा है। ये नियो नेशनलिज्म एक नया वोट बैंक है। फिर एक वोट बैंक है लाभार्थी वोट बैंक, जो प्रधानमंत्री ने खड़ा किया है, किसके खाते में कितने पैसे गए। फिर तीसरी बड़ी बात आती है, मैं उम्मीद करूं शायद नेटवर्क से आवाज चली गई है, तीसरी बड़ी बात आती है उनका कार्यकर्ता जो जमीन पर है। अब आप देखिए 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं श्वेता, 2 फेज में। तो ये 2 फेज में जो कम फेज में चुनाव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसमें भी कार्यकर्ता इंपैक्ट करता है कि किसका कार्यकर्ता कैसे अच्छे से काम कर पाए, किसका ग्राउंड पे पकड़ ज्यादा है, रूट्स पर कार्यकर्ता। इन सारी बातों में बीजेपी का एज है। अब आप देखिए, मैं खुद बिहार गई थी श्वेता, मैं आपको बताऊं, वहां पर हमने वोट चोरी के मामले में पूछा। ऐसा नहीं है कि वोट चोरी का इंपैक्ट नहीं है, सीमांचल, मिथिलांचल, ऐसा कई इलाके हैं जहां पे वोट चोरी का बहुत इंपैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि वोट चोरी हमने देखी है, उस जमाने में देखी है जब बैलेट के बैलेट उठा लिए जाते थे। तो जाहिर तौर पे अभी जो लालू का जो कार्यकाल रहा है उसका अभी भी डर लोगों में है। भले ही जो आज के 18 साल के 22 साल के युवा हैं उन्होंने लालू का कार्यकाल नहीं देखा हो, लेकिन घरों में बातें सुनी है, दादा से सुनी है, नानी से सुनी है कि किस तरह का कार्यकाल था, माँ से सुनी है, मौसी से सुनी है। तो आज भी उनके दिमाग में है कि अगर लालू या लालू के परिवार आरजेडी का कार्यकाल आता है तो कैसा होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि नीतीश के कार्यकाल वर्सेस लालू का कार्यकाल, नरेंद्र मोदी और नीतीश के काम की बातें, कौन सी महिला वोटर्स किसके पास जाते हैं, और अंततः वोट चोरी की बात पब्लिक कन्विंस होती है वोट चोरी की बात से या भ्रष्टाचार की बात से कन्विंस होती है। और एक बात आखिरी में ये है कि इस समय जो ये आरोप आए हैं, जाहिर तौर पे ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगे। तेजस्वी यादव के लिए ये आखिरी चुनाव है जिसमें वो खुद को प्रूफ कर पाए, और अगर वो नहीं कर पाए तो उनका राजनीतिक करियर संकट में चल रहा है। बिल्कुल, और इस बीच में जब एक तरफ इतनी कोशिश, दूसरी तरफ ये आरोप लगना भी ये मुश्किलें खड़ा करने वाला जरूर है लालू परिवार के लिए। अद्यप हमारे साथ बन रहे उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी से। स्वागत है उत्पल जी आपका। बेहद अहम ये वक्त है, ये वक्त इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तैयारियां जोर शोर से, और ऐसे में ये आरोप तय होना, ये कितना मुश्किल आरजेडी के लिए हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटक जाए, क्योंकि अब ये भी अहम मुद्दा बन गया। उत्पल जी देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि बिहार का जो मुख्य मुद्दा है जिसको भटकाने के लिए लाया गया है, क्योंकि ये जो राउत एवेन्यू कोर्ट है जो कि आर्थिक अपराध, ईडी और सीडी जैसे मामला को देखते हैं, और ये सारे जो है ना वर्तमान में बीजेपी और सरकार के अलायंस पार्टनर है। ऑलरेडी देखिए इनके बीच में कोalition बहुत अच्छा है, इसका कोऑर्डिनेटर जो है बहुत शानदार काम करते हैं। पहले कोर्ट जो है वो निर्णय को सुरक्षित करती है और इलेक्शन कमीशन डेट तय करती है, और इलेक्शन कमीशन के डेट तय किए हुए पे सुरक्षित फैसलों को एंड वक्त इलेक्शन के समय में जब नॉमिनेशन हो रहा होता है तब ये फैसला लाते हैं। ऑलरेडी ये मामला पहले से कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। कृपया समय देंगे, जो आरोप लगा रहे हैं, लगाने वाले उनको समय दिए हैं तो आप सफाई भी सुन लेंगे। जिस तरह से आप ये जो मामला है इसको साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया गया था, बावजूद इसके फिर ये जो है ना साउथ कोर्ट और जो सीडीईडी है ये फिर मामला को खोलने के लिए चुनाव के वक्त में गए हैं। पिछले बार देखे होंगे कि कई स्टेट के सरकार को अस्थिर करने के लिए यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार भी किया गया झारखंड में। तो ऐसे मामले ये लोग लाते रहते हैं। और चूंकि तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं महागठबंधन का, तो तेजस्वी जी जब नाबालिग थे उस समय इनको इसमें संलिप्त करके जबरदस्ती, और चूंकि साक्ष्य भी ईडी-सीडी वालों ने प्रस्तुत किया है, तो इन्फ्लुएंस कहां से है ये। लेकिन उत्पल जी घोटाला तो हुआ है, आईआरसीटी से घोटाला तो हुआ, उसके सबूत दिए जा रहे हैं। टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल है, जो आपने कहा कि चलिए अभी विधानसभा चुनाव है, अभी ये क्यों आया, लेकिन आपको क्या लगता है कितना नुकसान आरजेडी को हो सकता है इस चुनाव में, इस वजह से, इन आरोपों की वजह से? जी हाँ श्वेता तिवारी जी, ये कोई नई घोटाला नहीं है। जैसे सीएजी कैग रिपोर्ट का 80,000 घोटाले का जो महालेखाकार बिहार सरकार का है, महालेखा सरकार का होता है ना लेखाकार, तो उनके रिपोर्ट पे आया हुआ कोई नई घोटाला नहीं है। ये पुराने हैं, ऑलरेडी साक्ष्य के अभाव केसेस बंद कर दिए गए थे। लेकिन इस समय में सीडीईडी ने फिर से कोर्ट में जाकर के इसको साक्ष्य को, ये केस को खोलने का अनुरोध किया। तो ये मैं टेक्निकली बात, ये क्रोनोलॉजी जो है ना, इसको जरा समझिए इस बात को, और इस क्रोनोलॉजी
राशि को बिहार की जनता बहुत भली भांति समझती है। जिस तरह से झारखंड के जनता ने मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने पर इनको सबक सिखाया था, तो ये बिहार के लोग भी भली भांति इस बात को समझते हैं। आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरह से युवा की बात कर रहे हैं नेता, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये बिहारी जो सरकार है, जो 20 वर्ष में नकारा सरकार है, जो कुछ नहीं कर पा रही है, और जो रोड मैप तेजस्वी जी ने दिया है उसको ना कॉपी और पेस्ट करने का काम करने वाली सरकार। पिछले 1 साल तक देखेंगे तेजस्वी जी जो घोषणा करते हैं उसको ये कॉपी पेस्ट करते हैं। इनके पास 20 साल रहने के बाद अपनी कोई विजन करते। युवा आयोग की बात तेजस्वी जी ने किया, देखिए ये किए। हम लोगों ने कहा कि नहीं हम बिजली मुफ्त देंगे 200 यूनिट, उसको ये किए। हम लोग रोजगार पे बात कर रहे थे ये और अब हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक परिवार को रोजगार। उत्पल जी आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों की घोषणाओं को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, कुछ नया ये लेकर नहीं आ रहे। चलिए हर चीज ठीक है, लेकिन उत्पल जी सवाल एक ये है कि आरजेडी का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्योंकि कानूनी संकट है, कानूनी पहलू है, इस पर कोई सिर्फ आप अपनी सफाई दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे आरजेडी को नुकसान होगा या फिर इस मामले को, इस आरोप को सहानुभूति वोट के तौर पर भी तेजस्वी यादव भुना सकते हैं? अरे देखिए सबसे बड़ी चीज है कि न्यायालय अपने काम कर रही है, हम लोगों को न्यायालय में भरोसा है, लेकिन इस देश की जो संस्था ईडी सीडी जो पार्टनर बन चुकी है इलेक्शन कमीशन, उस पर जरूर इस बिहार की और देश के लोगों के भरोसा कमा है। तो ये भी एक संवैधानिक संकट है, इससे भी बिहार को निजात दिलाने की जरूरत है। और मैं बता दूं कि न्यायालय है, जो ईडी सीडी कोर्ट जो है, रोज साउथ एवनी कोर्ट को इसी तरह के मामले को देखने के लिए जाना जाता है, तो उसमें जो न्यायालय में यह केस जाएगी, हम लोग अपनी बात और सफाई रखेंगे। बावजूद इसके बिहार की तरक्की, उन्नति और बिहार के युवाओं को जो हम लोग सपना दिखाए हैं रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, खुशहाल बिहार के लिए, बिहार में रोजगार का बौछार लाने के लिए जो सपना आदरणीय तेजस्वी जी ने देखा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अपने काम पे डटे रहेंगे, इन लोगों से लड़ेंगे और बिहार के लिए बिहार को न्याय दिलाने का काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। और आने वाले चुनाव में बिहार की जो 14 करोड़ लोग हैं वो आदरणीय तेजस्वी जी के साथ। चलिए उत्पल जी आप बने रहिए, उत्पल जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने अहम सवाल भी उठाए हैं। मैं इसका जवाब पंकज जी से ले लेती हूँ। पंकज जी, अभी जिस तरह से उत्पल जी ने कहा आपने भी सुना, एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल, दूसरा ये कि ये पुराने घोटाले लेकर आ रहे हैं और ये सब सिर्फ सेटिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। मौजूदा समय में बिहार में बहुत घोटाले हैं जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही, तमाम तरह के आरोप हैं एनडीए पर। आपको लगता है इससे कोई फर्क है या फिर ये सिर्फ अपनी सफाई देने का तरीका है? सबसे पहले तो मैं ये टाइमिंग की और जो केस पे बात उठा रहे, प्रश्न उठा रहे हैं, उनसे मेरे को एक बहुत चीज समझ में आती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इनको हमारी जो लोकतांत्रिक जो संस्था है जो स्वतंत्र है, चाहे वो ईडी हो, चाहे कैग हो, चाहे हमारे कोर्ट हो, इन पे किसी तरह का ट्रस्ट नहीं है। ये केवल और केवल इन पे प्रश्न खड़ा करके इनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है टाइमिंग की, तो इसकी जो पिछली तारीख है, पिछली तारीख पे आज की डेट डिसाइड हुई थी, और जब पिछली तारीख थी तब बिहार के इलेक्शन तय भी नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि इनको ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट भी मैनेज होते हैं। अरे सुनिए बल्ला भैया, चिल्लाने से काम नहीं होगा, चिल्लाने से काम नहीं होगा। आप अपने टाइम में बोल लिए, चुप रह के सुनिए। और जहां तक बात है, अब ये कहते हैं कि साहब भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो मैं भ्रष्टाचार के बारे में साफ बताना चाहूँ, ये चाहे तो कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हो, ये बताएं कि क्या लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से जो सजा मिली वो गलत मिली है? क्या उनको लालू यादव को चारों घोटाले के अंदर जो जेल हुआ है वो गलत हुआ है? या पशुपालन घोटाले में जो सजा हुई है वो गलत हुई है? अगर जब आप पहले भ्रष्टाचारी को सजा हो चुकी, तो आप बार बार उनको ईमानदार बताने का काम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एनडीए के पास ये भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा रहेगा या नहीं? मुझे कहना चाहूंगा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अडानी के ऊपर प्रश्न किया है कि उनको जमीन दी। अगर किसी व्यापारी को जमीन देना कोई अपराध है, तो ये अपराध तो अशोक गहलोत जी पिछली बार करके गए। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में जमीन दी, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इसलिए टीवी चैनल पर स्वीकार करेंगे कि जब पिछली बार अडानी को या किसी भी व्यापारी को जमीन दी गई उसमें भ्रष्टाचार हुआ? और हुआ तो किसने किया, ये इनको साफ करना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कैग की रिपोर्ट का बात करी। कैग की रिपोर्ट आई थी मार्च के अंदर। ये अगर इनके पास में कोई रिपोर्ट थी और सत्यता थी और उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, तो ये 6 महीने किसका इंतजार कर रहे थे? ये आज कोर्ट के ऊपर प्रश्न लगा रहे कि टाइमिंग गलत है, टाइमिंग ऐसी है।
अरे बात आपकी बात को क्या रिपोर्ट 6 महीने से थी, आप किसका इंतजार कर रहे थे? इन्होंने इस बात को स्वीकार करी कि भाई कोर्ट की रिपोर्ट जो है वो कैग की रिपोर्ट जो है वो 6 महीने पहले आ गई थी और 6 महीने इसका मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार करी कि कैग ने जो है जो मैंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उसकी पंकज भाई उसकी इन्होंने पुष्टि करी। दूसरी बात देखिए, अगर आरोप लगाने से ही यदि कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है तो हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कथित तौर पे चाणक्य कहने वाले श्री अमित शाह जी को तो कोर्ट ने तड़ीपार तक घोषित कर दिया था, फिर वे आज देश के गृह मंत्री कैसे बन गए? और श्वेता जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, एडीआर के बारे में आप जानते हैं, एडीआर जो एजेंसी है उसने 2025 की रिपोर्ट पेश करी है। उसमें देखिए बीजेपी के पूरे देश में से 1653 विधायक हैं, उसमें से 638 विधायक यानी 39% पे आपराधिक मामले घोषित है, जिसमें से 436 पर गंभीर आरोप हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, रेप जैसे मामले हैं और बीजेपी के 240 में से 94 सांसदों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के इतनी बड़ी संख्या में सांसद और विधायकों पर गंभीर अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है साहब 20 साल पहले एक IRCTC घोटाला हुआ था, बोले इसलिए बोले ठीक है। लेकिन पौरुष जी, अब ये मामले पर सुनवाई तो हुई, देखिए आरोप तो तय किए गए, बात इसलिए सवाल जी क्योंकि बिहार विधानसभा सवाल का जवाब दीजिए पौरुष जी सवाल का जवाब दीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। पौरुष जी अब देखिए, आप आंकड़े लेकर आप एक एक चीज बताएंगे, इतना वक्त नहीं, सिर्फ एक लास्ट कमेंट जरूर चाहूंगी। क्या इससे, इस आरोप तय होने से, चलिए अपने अपने स्टैंड है, आप जनता के बीच में आप भी जाएंगे, आरजेडी भी जाएगी और एनडीए भी जाएगी, लेकिन क्या इससे आपको लगता है कि कहीं पे कोई क्षति नहीं होने वाली, कोई नुकसान नहीं होने वाला है? एक प्रश्न और पूछना चाहिए, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस घोटाले से? कांग्रेस क्यों भ्रष्टाचार चाराचौर के साथ में खड़ी है, ये इनको जवाब जरूर देना चाहिए। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है आरजेडी से साथ रहना। बताओ कि आप आज वाले मामले पे भारतीय जनता पार्टी कोई सफाई दे नहीं पा रही, अब भारतीय जनता पार्टी पास्ट में चलेगी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है टाइम मशीन बन चुकी है, या तो पास्ट की यात्रा करेंगे या फ्यूचर की यात्रा करेंगे। वर्तमान में बात हम कर रहे हैं IRCTC वाले प्रकरण की, उस पर अगर आपके तथ्य मजबूत होते तो आप उस पर चर्चा करते। हम उसी पे ही बात कर रहे हैं और उसी पर आप भी जवाब दीजिए। पौरुष जी, उसी पर आप भी जवाब दीजिए, कार्यकाल की उपलब्धियों पे चर्चा करते। पौरुष जी, वक्त खत्म हो रहा, इसी पर ही एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रही थी, क्या इससे कोई नुकसान आरजेडी कांग्रेस को नहीं होगा? और साथ इसलिए क्योंकि महागठबंधन ने साथ देंगे और आप स्टैंड कर रहे हैं आरजेडी के साथ, आपको लगता है कि सिर्फ ये फायदे के लिए ऐसा किया गया है? श्वेता जी, देश की जनता समझ चुकी है जिस प्रकार से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा दर्ज मुकदमों में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणियां की है। और अभी जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता बता रहे थे कि जब झारखंड में चुनाव थे उससे पहले इन लोगों ने वहां के सीएम को गिरफ्तार तक किया था और उसके बाद में उसके परिणाम क्या निकले वो भारतीय जनता पार्टी ने भी देखे और पूरे देश ने भी देखे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये वाला कदम भारतीय जनता पार्टी, क्या आरजेडी का चुनावी रणनीति कमजोर होगी? क्या आरजेडी की इससे चुनावी रणनीति कमजोर होगी इन आरोपों से? देखिए, बिहार की जनता ने वो कार्यकाल देखा है, जंगल राज का कार्यकाल देखा है, चाहे 20 साल से ऊपर वाले व्यक्ति ने देखा हो, परंतु उसी परिणाम के आधार पर, उस 20 साल पुराने अनुभव के आधार पर भी आज बिहार की जनता किसी भी हालत में चाराचौर भ्रष्टाचारी को सरकार में नहीं लाना चाहती। चाराचौर के साथ साथ में कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ होने वाला है। अगर दूसरी पार्टियों को जो हवाले दे रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आएंगी। आज आप केवल आरजेडी के कंधों पर केवल 5 सीटें लाने के लिए एक चाराचौर को प्रेशर दिए हुए, ये आश्चर्य की बात है कांग्रेस के साथ में। परिणाम चलिए, अब इस बार के बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर भी है, सिर्फ एनडीए या महागठबंधन नहीं है, आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाए, ऐसा ना हो कि 2 की लड़ाई हो, तीसरा फायदा उठाकर ले जाए। लेकिन बेहद दिलचस्प बिहार चुनाव होने वाले, वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, लालू फैमिली की टेंशन तो बढ़ गई है, IRCTC घोटाला, लेकिन क्या ये चुनावी सीन को बदल पाएगा? क्या ये जो नैरेटिव सेट है बिहार का उसमें वो बदल सकेगा? क्या ये नुकसान आरजेडी को पहुंचा सकेगा या फिर सिंपैथी वोट लेने में कामयाब हो पाएंगे तेजस्वी यादव? इमेज की लड़ाई और इमोशन की ये नजर आती है, और ऐसा ना हो कि इमेज वर्सेस इमोशन यहां बिहार चुनाव में हो। हालांकि दिलचस्प और एक और अहम मुद्दा यहां पर एनडीए के पास इस भ्रष्टाचार को लेकर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि कौन सा मुद्दा बिहार चुनाव में भारी पड़ता है, जनता किसके साथ जाते हैं। हालांकि दावे सभी के अपने अपने हैं। चलिए, 6 साल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।